खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इसका क्या? अदालत ने मुल्जिमान पर 17 फरवरी 2000 को फर्द जुर्म आयद की तो मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से ही इनकार कर दिया। जावेद इकबाल अब यूटर्न ले चुका था। केस में एक और मोड़ आ चुका था। वही केस जिसकी इब्तिदा में पुलिस जावेद इकबाल के दावे को मानने से इनकार कर रही थी, अब पुलिस केस साबित करने और जावेद इसे झूठा करार देने की कोशिश में थे। जावेद इकबाल ने दावा किया कि इसने एक झूठी कहानी घड़ी थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिस सिस्टम में खराबियों की निशानदेही करना और घरों से भागे हुए बच्चों की अपने प्यारों तक वापसी को मुमकिन बनाना था। सच किया था और झूठ किया, फैसला करना मुश्किल हो रहा था। जावेद इकबाल के घर से मिलने वाले कपड़े कहां से आए? जावेद इकबाल के भाई जियाउल हक ने बीबीसी को बताया कि जावेद इकबाल अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों को जब नए कपड़े लेकर देता था तो उनके पुराने कपड़े और जूते स्टोर में फेंक देता था। बाद में जो बातें आई कि बच्चों के कपड़े और जूते मिले, ये वही कपड़े और जूते थे जो वो उन बच्चों के उठाकर फेंक देता था। लेकिन केस के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहने वाले बुरहान मुअज्जम मुल्क के मुताबिक ऐसा नहीं था और ये केस की समाअत के दौरान साबित हुआ। बीबीसी से बात करते हुए बुरहान मुअज्जम मलिक ने बताया कि हमारे पास एक खातून आई जो एक गुमशुदा बच्चे की वालिदा थी। उनको जब कपड़े दिखाए गए और कहा गया कि क्या आप पहचान सकती हैं कि उनमें से आपके बच्चे के कपड़े भी हैं, तो उन्होंने एक शलवार कमीज पर हाथ रखा और कहा कि ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं। इस खातून से वकील दिफा ने सवाल किया कि ये तो एक आम सा कपड़ा है जो किसी का भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये किसी और का नहीं हो सकता क्योंकि ये शलवार कमीज मैंने अपने हाथ से सिया था। जब उनसे सवाल किया गया कि इतने सारे कपड़ों में से आप कैसे पहचान सकती हैं कि ये कपड़े अपने सही थे, तो इस औरत का जवाब था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है। आम शलवार कमीज सिलाई मशीन पर सिया जाता है, लेकिन ये कपड़े मैंने हाथ से सिए थे। इस खातून ने मजीद कहा कि अगर आप उन कपड़ों को खोलेंगे तो देखेंगे कि शलवार में जो आजार बंद है वो भी हाथ का सिया हुआ है और इसमें मैंने 7 मुख्तलिफ रंगों के धागे लगाए थे। अदालत में इसी वक्त उन कपड़ों को खोला गया तो शलवार के आजार बंद में इस खातून के बयान के मुताबिक 7 रंगों के धागे मौजूद थे। जावेद इकबाल के साबिक वकील एडवोकेट फैसल नैब चौधरी ने कहा कि वो डिसेबल माजूर था, इसकी एक हड्डी टूटी हुई थी, बगैर सहारे के नहीं चल सकता था। अब एक माजूर आदमी ये सब कैसे कर सकता है? एक और बात यह है कि वो जिनसी तौर पर कमजोर हो चुका था। जब वो कहता था कि मैं मर चुका हूँ तो इसका असल मानी ये होता था जब उसके सर पर चोट आई और उसकी हड्डी भी टूटी तो उसके बाद इसकी जिनसी तौर पर मर्दाना सलाहियतें भी मुतासिर हुई। जावेद इकबाल पर बदफेली का इल्जाम बिल्कुल गलत था। फैसल नजीब कहते हैं कि असल कहानी ये है कि वो बच्चों को लाता था, उनको नहलाता था, उनको अच्छे कपड़े पहनाता था, उनका आपस में सेक्स करवाता था क्योंकि खुद तो कमजोर हो चुका था, वीडियो बनाता था और इंजॉय करता था। खुद तो वो कहता था कि मैं खत्म हो चुका हूँ। इसकी आदत थी बदफिली की। लेकिन केस में डॉक्टर इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल अनफिट नहीं था और न ही इसको किसी किस्म की कमजोरी थी। 31 दिसंबर 1999 को जब नदीम और साजिद दोनों का मेडिकल टेस्ट किया गया, इसमें भी ये बात साबित हुई कि नदीम और साजिद के साथ एक ही शख्स मुसलसल ज्यादती कर रहा था और आखिरी बार नदीम के साथ गिरफ्तारी से सिर्फ 1 हफ्ता कबल जिनसी ज्यादती की गई थी। लेकिन वक्त ज्यादा गुजरने के बाइस इस शख्स की शनाख्त के लिए कोई नमूना हासिल नहीं किया जा सका। जावेद इकबाल ने सिर्फ शोहरत के लिए झूठ बोला। जावेद इकबाल के साबिक वकील एडवोकेट फैसल नजीब कहते हैं कि जावेद इकबाल ये सब खुद को मशहूर करने के लिए करता था। उसने मुझे कहा कि मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि बाद में एक किताब लिखूं और उससे पैसे कमाऊं। एडवोकेट फैसल चौधरी के मुताबिक जावेद इकबाल मेगेलोमेनिया का शिकार था। जब उसे कहा गया कि आपने तो खुद ये तस्लीम किया है और खुद कहानी बताई है, तो उसने कहा कि मैंने इंग्लिश फिल्में देखकर ये कहानी घड़ी। उसने इन फिल्मों के नाम भी बताए। अब खुद सोचें कि 3 महीने में 100 बच्चों को अगवा करना, उनसे बदफिली करना और उनका कत्ल करना और उनकी लाश और आज़ा को ठिकाने लगाना मुमकिन ही नहीं है। अगर अब जाए वकुआ देखें तो इस 3 मरले के इस घर की 2-2, 3-3 फुट की दीवारें हैं, यानी बाहर से अंदर देखा जा सकता था। एक बच्चा मरा, नहीं पता चला, 100 बच्चे मर गए और किसी को नहीं पता चला। एडवोकेट फैसल चौधरी ने दावा किया कि जावेद इकबाल के खिलाफ झूठे शवाहिद बनाए गए थे क्योंकि एक बार पुलिस अफसर तारिक कंबो जावेद इकबाल को क्लियर कर चुके थे। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ हाईजैकिंग केस से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। फिर ये केस ऊपर चला गया और लोगों की तवज्जो उस केस से हट गई। लोग वक्त से फायदा उठाते हैं, जावेद इकबाल सेकंड से फायदा उठाता था।
इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कानून दान एडवोकेट बुरहान मुअज्जम मलिक ने जावेद इकबाल के केस पर तमाम शकूक व शुबहात को गलत करार दिया। प्रोसिक्यूशन के पास बहुत शवाहिद थे। सबसे पहले तो जावेद इकबाल का अपना अतराफी बयान था जो उसने जंग अखबार में दिया। कई ऐनी शाहिदीन थे जिन्होंने इसे आखिरी बार बच्चों के साथ देखा। फिर बच्चों के वालिदैन ने वहाँ से कपड़े शनाख्त किए। तेजाब भी था जिससे इंसानी बाकियात मिली थी। इस सवाल पर कि क्या जावेद इकबाल ने वाकई 100 बच्चों को कत्ल किया था, एडवोकेट बुरहान मुअज्जम मुल्क कहते हैं कि तफ्तीश 100 बच्चों से मुताल्लिक ही शुरू हुई। हमें 72 बच्चों की गुमशुदगी की तस्दीक हुई जिनके वालिदैन भी पेश हुए। अदालत ने 72 बच्चों की तादाद पर ही सजा दी। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो जिंदा साबित हुआ हो। हमारे पास तकरीबन 100 बच्चों के शवाहिद थे, लेकिन 28 बच्चों के शवाहिद को अदालत ने तस्लीम नहीं किया क्योंकि न तो लाशें थीं और न ही उनका पोस्टमार्टम हो सका। बहुत से वालिदैन तक हम पहुंच नहीं सके। उसने 3 जगहों का इंतखाब किया हुआ था जिनमें मीनार पाकिस्तान, लाहौर लारी अड्डा और दाता दरबार थे। हमारा ख्याल है कि जिन तक हम नहीं पहुंच सके वो शायद कबायली इलाकों और दूर दराज के इलाकों के बच्चे थे जो बहुत बरसों से घर नहीं गए थे। हो सकता है कि उनके वालिदैन को पता ही न चला हो। ये भी मुमकिन है कि कुछ यतीम बच्चे थे जिनका पीछा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जावेद के घर में शवाहिद थे लेकिन उनकी शनाख्त करने वाला कोई नहीं था। जावेद इकबाल की शख्सियत के मुतालिक बात करते हुए बुरहान मुअज्जम मलिक ने कहा कि शक्ल से जावेद इकबाल मासूम नजर आता था, लेकिन इंतहाई चालाक और अय्यार शख्स था। लोग वक्त से फायदा उठाते हैं। मैंने जावेद को सेकंड से फायदा उठाते देखा है। वो खेलता था हमारे साथ, तो क्या वो पुलिस और जज तक के साथ खेलता। दूसरे या तीसरे दिन जब वो अदालत में आया तो उसने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब, ये जो SPCIA खड़ा है ये मुझे बाल्टी, लूटा और स्वेटर नहीं ला कर देता। इसे हुक्म जारी करें कि ये अशिया मुझे फराहम की जाएं जो अदालत ने दिया। अगले दिन अदालत में आकर जावेद ने कहा कि जज साहिब, आज मेरा दिल नीला गुम्बद के नान चने खाने को कर रहा है। तीसरे दिन जावेद ने जज साहिब को कहा कि जज साहिब, मेरा दिल चाहता है कि बड़े बड़े कीनू हो और साथ काला नमक हो। वो इस तरह की फरमाइशें करता था और जज साहिब इसकी फरमाइशें पूरी किया करते थे। बुरहान मुअज्जम मुल्क कहते हैं कि क्या कोई इंसान इतना शकी अलकल्ब हो सकता है कि वो बच्चे पर बच्चा मारे। बच्चे को तो इंसान एक छड़ी मार दे तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दूसरी बार ना मारो। वो न सिर्फ उनको मारता था बल्कि उनके जिस्म के जर्रे जर्रे कर देता था। मैं तो यही समझता हूँ कि वो इस वक्त का बहुत बड़ा दरिंदा था। केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ तो चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर यानी 16 मार्च 2000 को जज अल्लाह बख्श रांझा ने इस तारीखी केस का फैसला सुना दिया और मुल्जिम जावेद इकबाल और साजिद को किसास के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें हुक्म दिया गया कि मीनार पाकिस्तान के सामने मुतासिरा वालिदैन की मौजूदगी में उनके जिस्म के 100 टुकड़े करके तेजाब में डालकर महलूल बना दिए जाएं। अदालती फैसले के मुताबिक जियादती का इल्जाम साबित नहीं हो सका। इस अदालती फैसले की जहां अमूमी तौर पर पजीराई हुई, वहीं कुछ वकीला, इंसानी हुकूक की तंजीमों और चंद संजीदा हलकों ने तनकीद भी की और इस फैसले को खिलाफ आइन व कानून करार दिया। जमील चिश्ती इस दिन अदालत में मौजूद थे। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि सजा सुनकर जावेद इकबाल बेहोश न हो जाए, लेकिन उसने हंसकर मेरी तरफ देखा और ऐसे हाथ हिलाया कि मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। बाद में जब इसे पुलिस वैन में बिठाने लगे तो वो मेरे गिले लगा और उसने मुझे कहा कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपकी वजह से मेरा मिशन पूरा हो गया। नदीम भी कमरा अदालत में मौजूद था, लेकिन शोर में इसे कुछ पता नहीं चला कि क्या सजा हुई। नदीम ने बताया कि वो तो जब हमें बहावलपुर जेल ले गए और एक बंदे ने बताया कि पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल। ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ।